Hello everyone, I'm Zahid from Talks at Innovation Valley, and today we have very amazing guest with us, Muhammad Tahir. Tahir is the co-founder of Ranker Technologies, and the special thing about Tahir that I personally know because I have met him a couple of times that he's very humble and focused guy and a very good business strategist. So first of all, I really warm welcome you, Tahir. थैंक यू जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है हमको इनवाइट किया और एक मौका दिया कि हम जो है एक डिस्कस कर सकें फर्दर ऑन जो भी अपवर्क से रेलिवेंट क्यूरीज हैं या जो अक्सर लोग पूछते हैं उनको जो है वो आज इंशाल्लाह हम इन डेप्थ एनालिसिस उनका जो है वो हम करेंगे। You're welcome. Thank you very much. So before we proceed this program, I would love to tell the audience today's topic is the Upwork roadmap, scaling your success on Upwork. कि अपवर्क मुझे चूंकि मैं पॉडकास्ट इंटरनेशनल थॉट लीडर्स के साथ करता हूं और मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की ये रिक्वेस्ट आई कि आप कभी फ्रीलांसिंग के ऊपर भी पॉडकास्ट करें और किसी एक्सपर्ट को बुलाएं जो ये काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो अपवर्क प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम बिजनेस कैसे ले सकते हैं। तो इसी हवाले से हमने ताहिर साहब को आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो ताहिर साहब, इससे पहले कि हम मौजू की तरफ आएँ, मैं चाहूँगा आप अपनी स्टोरी बताएं पूरी जीरो से लेकर कि आपने जो है वो स्कूलिंग कहाँ से ली, कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कहाँ से ली और कैसे आपको ख्याल आया डिजिटल एजेंसी बनाने का। और आप चूंकि को फाउंडर हैं तो आपके और जो को फाउंडर्स हैं वो कौन हैं, क्या आप लोग दोस्त थे, कैसे मिले, कहाँ मिले, ये सारा सफर नेचुरली पूरी स्टोरी बताइए प्लीज। जी जाहिद, बेसिकली मेरी जो स्कूलिंग है वो मैंने डीपीएस से किया था और उसके बाद जो है वो इंटर के लिए मैंने जो है वो सुपीरियर कॉलेज से में जो है वो एडमिशन लिया। वहाँ पे जो है वो हमारा 5-6 दोस्तों का जो है वो एक ग्रुप था और एक अच्छा जो है वो वहाँ पे हमारा एक टाइम था और इस तरीके की बाउंडिंग थी कि हम जो है वो कॉलेज के बाद भी आपस में मिलते थे और सारी चीज़ों को जो है वो फर्दर ऑन डिस्कस करते थे। यूनिवर्सिटीज़ में ऑल दो हमारी सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेपरेट थी और उसमें जो है वो हम डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स को स्टडी कर रहे थे। यूनिवर्सिटी के शुरू में ही जो है वो एक थोड़ा सा हमारे में था कि हम कोई ना कोई एक ऐसा जो है वो अपना कोई ना कोई वे निकालें जिसके ज़रिए जो है वो हम अपनी जो एक अर्निंग है या एटलीस्ट इतना है कि अपनी जो एक पॉकेट मनी टाइप की चीज़ होती है वो उसमें जो है वो हम निकाल सकें। तो फर्दर उन दोस्तों से भी बात होती रहती थी। तो हमने जो है वो एक ख़ास तौर पे घर वालों की तरफ से थोड़ा-सा था, वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करते थे कि आप जो है यूनिवर्सिटी के साथ-साथ अपना भी कोई ना कोई छोटा-मोटा ही चाहे हो, कोई ना कोई डिजिटल बिज़नेस या कहीं पे भी जो है वो आप अपनी इंटर्नशिप करें, ताकि आप जो है वो जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें आ सकें। तो हमने जो है वो आई गेस मेरे 4th सेमेस्टर के बाद जैसे समर ब्रेक हुई, तो मैंने जो है वो एक जगह इंटर्नशिप जॉइन की। मेरे साथ जो है वो मेरे कोर को-फाउंडर ने भी जो है वो मुझे जॉइन किया। हम 2 लोग एक जगह पे इंटर्नशिप करते थे और एक और जो मेरे दोस्त थे, वो दूसरी जगह जो है वो इंटर्नशिप करते थे। बट आपस में क्योंकि हम तीनों ही एससीओ की इंटर्नशिप कर रहे थे, आपस में जो है वो डिस्कशन चलती रहती थी कि अच्छा आगे कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स का क्या करना है, किस तरीके से है। तो जैसे ही इंटर्नशिप क्लोज होने के करीब थी तो मुझे जो है वो एक लीड आई फेसबुक से, तो वो एसईओ के उनको 1-2 प्रोजेक्ट्स चाहिए थे। तो मैंने उनसे फर्दर मीटिंग वगैरह की तो वहाँ से जो है वो मुझे अपना पहला जो है वो प्रोजेक्ट मिला। इसी तरीके से 1 से 2 प्रोजेक्ट्स की हमें लीड्स और थी, वो मैंने जो है वो अपने को फाउंडर्स के साथ डिस्कस की और उधर से जो है वो फिर हमने जो है वो अपनी एक छोटी सी स्पेस लेके, अब ये कह सकते एक छोटा सा रूम था, उसमें जो है वो हमने अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया और वहाँ से जो है वो हमने अपनी जो कंपनी है रैंकर टेक्नोलॉजीज उसकी जो है वो बेस रखी। ऑल राइट। ताहिर, ये बताइए कि आपको पता है, जाहिर है जब इंसान कोई भी जर्नी शुरू करता है तो उसको शुरू में चैलेंज आते हैं। तो जी जी। आपने जब शुरू किया तो क्या आपने फौरी तौर पे अपवर्क पे स्टार्ट किया या आप कहाँ पर पिच कर रहे थे बिजनेस लेने के लिए और उसमें आपको चैलेंज क्या आ रहे थे, क्योंकि आपका कोई प्रोफाइल नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं थी।
तो उसको फिर आप क्या चैलेंज आपको आए और आपने कैसे मैनेज किया उसको? जी, जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था उस टाइम पे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे क्रैक किए जाएँ, प्रोजेक्ट्स को कहाँ से लिया जाए। तो उसमें अर्ली स्टेजेस पे तो ये है कि हमने इकट्ठे ही जितने भी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उन पे हमने जो है वो सारों पे प्रोफाइल्स वगैरह बना ली, उन पे जो है वो हमने अप्लाई वगैरह स्टार्ट कर दिया। बट एज़ सच कोई वैलिड रिस्पॉन्स उससे हमें नहीं आ रहा था। इसके साथ हमने एक और चीज़ की कि जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स थे, जैसे फ़ेसबुक हो गया या इवन के ओलेक्स वगैरह हैं, हमने उस पे भी जो लोग जो पोस्ट करते थे या कोई किसी ने पोस्ट लगाई होती थी, हम क्या करते थे उनको कॉल करते थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वेबसाइट बनवानी है, तो हम उसको कॉल करते थे और हम फिज़िकली उनके पास जो है वो जाते थे, उनको प्रेज़ेंटेशन प्रेज़ेंट करते थे कि आप अपनी वेबसाइट बनवाएँ इस तरीके से, आप अपनी एसईओ करवाएँ इस तरीके से। तो वो हम पूरे आप कह सकते हैं कि पूरे शहर में जो है वो जहाँ पे भी हमें कोई समझ आती थी चीज़, तो हम जो है वो उनके पास जाते थे, उन्हें वो सारी उनसे बातचीत वगैरह करके, उससे जो है वो हमें 2-3 जो है वो छोटे लोकल प्रोजेक्ट जो है वो मिल गए थे। तो वो उन्होंने हमें एक अच्छा जो है वो स्टार्ट प्रोवाइड कर दिया था। बट एक जो हमारा मतलब कि एम यही था कि जो मेन गोल है वो यही है कि फ्रीलांसिंग जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उससे जो है वो अर्निंग की तरफ जाया जाए। उसमें ये है कि एक टाइम ऐसा आया कि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास अपवर्क पे आप कह सकते हैं कि कनेक्ट्स थे वो एंड हो गए। फाइवर पे भी गिग्स हमने बना ली बट ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम में से एक ने जो है वो अपनी कुछ उसके पास सेविंग्स थी, उसने वो स्पेंड किया और हमने आप कह सकते हैं कि कोई रफली $20 to $25 के जो है वो कनेक्ट्स बाय किए। और उधर से जो है वो फिर आप कह सकते हैं कि हमारा एक जो बड़ी जर्नी है जिसने हमें हेल्प की, हमें फर्स्ट ऑर्डर आया और फर्दर ऑन फिर जो है वो ऑर्डर्स आना स्टार्ट होते गए। और आज इंशाल्लाह जो है वो एक मतलब कि वही एक पिन पॉइंट था जिससे जो है वो हमने स्टार्ट किया। वेरी नाइस। तो अगर आप पहले दिन से लेकर पहले ऑर्डर तक का जो सफर है उसको देखें, तो पहला ऑर्डर लेने में आपको कितना वक्त लग गया? पहले ऑर्डर में आप ये कह लें कि हमने पहले प्लेटफॉर्म से मिला, सॉरी पहला ऑर्डर किस प्लेटफॉर्म से मिला? जी पहला ऑर्डर जो है वो हमें वैसे तो फेसबुक से मिला था। बट अगर हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में बात करें तो उसमें जो है वो हमें पहला जो ऑर्डर है वो अपवर्क से मिला था। रफली आप कह सकते हैं कि कोई 2 to 3 मंथ्स के स्पैन में। बेसिकली ये हुआ था कि हमने सारी जितने भी प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट करके और उसके बाद जो है वो अपनी गिग्स वगैरह क्रिएट कर ली। बट कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 to 3 मंथ्स के बाद हमने एक पेड कोर्स जो है वो हमें किसी ने प्रोवाइड किया था। उससे जो है वो हमने थोरोली सारा अपना जो है वो उसको स्टडी किया। एक हमने पैटर्न बनाया कि प्रपोजल्स को किस तरीके से जो है वो लिखना है, क्या-क्या चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। उसके बाद जब हमने उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है वो हमने प्रपोजल लिखी और हमने अप्लाई किया, तो उससे जो है वो फिर हमें एक अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। बट स्टिल आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर आने में जो है वो हमें इज़िली 2 to 3 मंथ्स का जो टाइम है वो लग गया था। ऑल राइट। तो उसमें एक जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब कोई आप बिड करते हैं उसके ऊपर, कोई प्रपोजल भिजवाते हैं, तो जो क्लाइंट होता है वो देखता है कि यार अच्छा इसने पहले भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं, क्या इसको कोई रिव्यूज मिले हुए हैं? अब जी, होता जी। क्या है कि कोई नया बेचारा फ्रीलांसर आया है, उसका प्रोफाइल तो सारा भले मुकम्मल है, लेकिन कोई रिव्यू नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस, भले उसने प्राइवेटली काम किया हो बट प्लेटफॉर्म पे शो नहीं हो रहा, वहां कोई इसको रिव्यूज नहीं मिले हुए। तो इस चीज को आप जो नए फ्रीलांसर आएंगे, ये जो उनको शुरू में रिव्यूज चाहिए उसको कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि उसको देखे बगैर तो क्लाइंट बाज़ औक़ात कहता है कि अगर इसने कम से कम मिसाल के तौर पे $1000 कमाया ना हो तो आप इसको आउट कर दो, उसने क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है। तो इसको वो कैसे मैनेज करे नया फ्रीलांसर जो आज कदम रखता है इसमें? जी, मैं बताता हूँ। बेसिकली अपवर्क आप देखें तो अपवर्क बहुत ही बड़ी मार्केट है। एट अ टाइम आप अभी भी अगर ओपन कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि 100 के से प्लस जो है वो जॉब्स पोस्ट हुई होंगी उसमें मल्टीपल फील्ड्स में। तो आपके पास हर तरीके का क्लाइंट भी होता है और हर तरीके की जो है वो आपके पास जॉब भी जो है वो उसमें होती है। उसमें एक चीज़ जो है जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप उस तरीके की जॉब्स पे अप्लाई करें जिनमें जो है जो आपको लग रही है कि ये काफ़ी कम पे कर रहा है। लेस पेइंग जॉब्स पे अप्लाई करें जहाँ पे आपको काम ज़्यादा करना पड़े, पे आपको कम कर रहा हो और क्लाइंट हिस्ट्री भी अगर नहीं है तो
कोई इशू नहीं है उसमें। और आपकी भी तो हिस्ट्री नहीं है जॉब्स की, तो अगर आप किसी भी न्यू क्लाइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, अब वेबसाइट डेवलपमेंट एक हम रफली अगर लगा लें, फॉर एग्जांपल $300 $500 की अगर बनती है, तो आप उस तरीके की जॉब पे अप्लाई करें जिसको जो वेबसाइट है वो $50 में, 70 में, $80 में चाहिए। और चाहे बड़ी वेबसाइट है, ना होने से वही बात है कि कुछ होना बेहतर है। तो आप इस तरीके की जॉब पे अप्लाई करें जिसमें जो है वो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो नंबर ऑफ प्रपोजल्स हैं वो काफी कम होते हैं। एक अच्छी वेबसाइट डेवलपमेंट की फॉर एग्जांपल जॉब है, उसका बजट है $1000 पर वेबसाइट, उसमें जो है वो 100 से ज्यादा लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। बट एक जो वेबसाइट है जिसमें उसे बड़ी वेबसाइट चाहिए बट उसका बजट जो है वो $30 है, $50 है, $70 है, उसमें जो है वो मैक्सिमम भी 10 to 15 लोग ही अप्लाई करेंगे, 20 लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर आप उसमें प्रपोजल सेंड करते हैं तो आपका एक काफी हाई चांस है कि क्लाइंट जो है वो आपको मैसेज करेगा, और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे केस में हमें जो सबसे पहला ऑर्डर मिला था अपवर्क पे, वो वेबसाइट डेवलपमेंट का ही था, और वो आप बिलीव करेंगे $20 का था। $20 में जो है वो हमने उसे वेबसाइट बिल्ड करके दी। बट फर्स्ट ऑर्डर से हमें बड़ी खुशी हुई, ठीक है कि मतलब ऑर्डर तो आया। जब उसी क्लाइंट ने दोबारा हमें टेक्स्ट किया एक और वेबसाइट के लिए, तब हमने जो है उसे $300 डिमांड की है। तो यही है कि आप एक दफा स्टार्ट लें, जितने भी लेस अमाउंट से होता है उसमें कोई इशू नहीं है। बट एक दफा जब आप की अच्छी हिस्ट्री बन गई, आपके पास रिव्यूज आ गए, फिर आप जो है वो अपने मुताबिक जो है वो प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। ऑल राइट। तो ताहिर, एक जो नया फ्रीलांसर जब आता है तो सबसे पहली चीज होती है प्रोफाइल को सेटअप करना। यस। कि तो प्रोफाइल को सेटअप करते हुए नए फ्रीलांसर को किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, और क्या क्या उसके डूज और डॉट्स हैं ताकि उसका प्रोफाइल बिल्कुल परफेक्ट और मुकम्मल हो, और इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होती है जो पहले से आपको अरेंज करनी है, या कोई अकाउंट खुलवा के रखनी है वगैरह वगैरह। जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो एज है वो 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से कम हैं और आप काम करना चाहिए, फिर बेहतर उसमें ये है कि आप अपने किसी बड़े भाई या कोई भी आपका कोई कज़न है या दोस्त है, या इवन कि आप अपने फादर मदर के मतलब सेम जेंडर पे जो है वो आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। क्योंकि अपवर्क जो है वो वेरिफिकेशन करता है फर्स्ट ऑर्डर आने के बाद। आपको जो है वो वीडियो कॉल पे जो है वो उन्हें अपना आईडी कार्ड जो है वो शो करवाना होता है। तो उसमें वो कोई ऐसे क्वेश्चनिंग नहीं होती, वो कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते, बस वो जनरल एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं और वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो अगर आप तो 18 साल से पहले करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप अपने किसी बड़े भाई या अपने किसी सिस्टर के नाम पे जो है वो अकाउंट ओपन करवा लें। क्योंकि अगर आप अपने पे करते हैं और आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती 7 डेज से पहले, तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है। दूसरी इसमें कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, वो आपने फुलफिल करनी है कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो एक सही प्रोफाइल पिक्चर हो, कोई इसमें कोई जर्नल प्रोफाइल पिक्चर जैसे चलती हैं वो वैसी होनी चाहिए, इसमें ऐसा कोई खास चीज़ नहीं। फिर उसमें ये है कि आपने एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डेफिनेटली आप जो है उसमें एआई की हेल्प ले सकते हैं, बट कॉपी करने से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं टॉप की 2-3 जो प्रोफाइल हैं उनसे, बट कॉपी करने से दूर रहें। इसी तरीके से आपने जो है वो अपने उसमें जो अपना टेस्टिमोनियल्स है वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी का काम किया और वो ऑफर पे नहीं है, स्टिल आप उसे जो है वो टेस्टिमोनियल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिंक्डइन पे जो है वो रिक्वेस्ट जाती है। इसी तरीके से आपने अपना पोर्टफोलियो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो वहाँ पे एक अच्छा क्लियर पोर्टफोलियो जो है वो आपने अपना वहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरीके से आप वहाँ पे अपने जो है वो सर्टिफिकेशंस जो है उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उससे जो है वो काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने ऐड करके आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंडली आप ये कोशिश करेंगे उसमें जो है वो आप अपनी एक स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट करें। अपवर्क आपको उसकी भी ऑप्शन देता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एसईओ का काम कर रहे हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग में एक ऐसा होल आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको सेट कर लें, और स्पेशलाइज प्रोफाइल में जो है वो आप स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली जो है उसको आप एसईओ पे जो है वो सेट कर सकते हैं। ऑल राइट।
तो ताहिर, उसमें ये आपने एक बीच में बात की बड़ी अहम कि आप अगर कोई बंदा अपवर्क पे नहीं दिया तो उससे टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। इस पे थोड़ी सी और रोशनी डालें कि क्या मतलब है कि एक बंदा अपवर्क पे नहीं है उससे आप कैसे रिव्यू ले सकते हैं, और दूसरा ये है कि अगर उससे नहीं भी काम करवाया तब भी रिव्यू ले सकते हैं, या जब तक आप अपवर्क पे उससे जॉब ना करवाए तो रिव्यू नहीं ले सकते। ये इसका तरीका थोड़ा बताएं। जी, उसका तरीका ये है कि अपवर्क पे एक ऑप्शन होती है टेस्टिमोनियल रिक्वेस्ट की। उसका पैटर्न ये है कि आपने जो है वो उधर जाना है और आपने जो जिससे भी आपने जो है वो रिव्यू लेना है, आपने उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है, आपने उसका नाम लिखना है और साथ ही जो है वो आपने उसका आई गेस ईमेल जो है वो वहाँ पे ऐड करना है। तो इससे उस जो भी पर्सन है उसको लिंक्डइन पे जो है वो चली जाती है, उसका लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए जिससे भी आपने ये लेना है। तो उससे ये होगा कि वो जो भी आपको उसके रिप्लाई में जो भी रिव्यू देगा वो आपको जो है वो अपवर्क पे शो होगा, और वो जो है वो उसके आगे वेरीफाइड भी लिखा होता है। तो वो जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो वाला जो पर्सन है वो अपवर्क पर हो। अगर सिंपल उसका लिंक्डइन का अकाउंट है तो भी जो है वो अपवर्क जो है वहां पे उसको एज एन वेरीफाइड के तौर पे शो करेगा। ऑल राइट। और बीच में आपने एक चीज बताई कि एक शख्स है, फॉर एग्जांपल एक फ्रीलांसर है, तो उसने अपनी डिजिटल एजेंसी के तौर पे या डिजिटल एजेंसी सर्विसेज के तौर पे उसने अपना अकाउंट बना लिया। तो अब एक तो उसने जनरल अकाउंट वहां बनाया, और दूसरा आपने बताया कि एक स्पेशलाइज्ड अकाउंट भी वो क्रिएट कर सकता है। स्पेशलाइज्ड अकाउंट क्या होता है, और एक शख्स को टोटल नए बंदे को ज्यादा से ज्यादा कितने स्पेशलाइज्ड अकाउंट बनाने चाहिए, और कितनी सर्विसेज शुरू में ऑफर करनी चाहिए, या शुरू में एक सर्विस पे फोकस करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि आप तो मल्टीपल जॉब्स पे अप्लाई कर रहे थे, वेबसाइट भी कर रहे थे, एसईओ भी कर रहे थे, तो नए बंदे को आप क्या करते हैं, वो कैसे फोकस करे, कितनी सर्विस से शुरू करे, और कितने सब अकाउंट्स बनाए, या कह लें कि जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स है वो बनाए? जी, उसमें देखिए इस तरीके से होता है कि आप जो है वो शुरू में बेहतर ये है कि एक आपकी जो मेन प्रोफाइल है वो, और साथ जितने अपवर्क आपको अलाउ कर रहा है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, आप उसको जो है वहाँ पे क्रिएट करें, और आप उसको कैटेगरी इस तरीके से करें कि जो भी जॉब आ रही है तो आप उस जॉब को उस प्रोफाइल से अप्लाई कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें, आपकी फॉर एग्जांपल एक्सपर्टीज दो चीज़ों में है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट में और शॉपिफाई में। तो आप अपनी एक प्रोफाइल को जो है वो फुली सेट करें वर्डप्रेस के रेलिवेंट, और दूसरी प्रोफाइल को आप सेट कर दें शॉपिफाई से। अब अगर कोई भी जॉब शॉपिफाई से आ रही है तो आप उसको अपनी शॉपिफाई वाली प्रोफाइल से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वर्डप्रेस से रेलिवेंट आ रही है तो आप जो है वो उसको वर्डप्रेस से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल कितनी प्रोफाइल्स आप रेकमेंड करते हैं ज्यादा से ज्यादा, या आमतौर पे लोग क्या करते हैं इसमें, नए और पुराने वाले? मैक्सिमम बात जो है सर्विसेज ये होते हैं कि जी मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। जी जी, तो उसमें ये है कि मैक्सिमम जो है वो आप 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। 2 आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होंगी और एक जो है वो आपकी मेन प्रोफाइल होगी, ऑल वर्क के नाम से वो वहाँ पे शो हो रही होती है। तो उसमें 3 से ज़्यादा तो आप क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो उसमें बेहतर यही है कि अगर आप एक स्पेसिफिक नीचे पर ही 3 वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें तो उसमें जो है वो आप उसको इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक आप अपनी कंटेंट राइटिंग की कर सकते हैं, एक आप अपनी जो है वो कॉपी राइटिंग की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, या एक अगर आप जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं या फिर घूस राइटिंग करते हैं, या कोई और आपकी स्पेसिफिक अगर नीचे है, जैसे आपकी बुक राइटिंग की है या स्टोरी राइटिंग की नीच है, तो आप उसको जो है वो उसके लिहाज से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि जितनी मैक्सिमाइज स्पेशलाइज प्रोफाइल्स को आप यूटिलाइज कर सके उसको आप करें, बट बिल्कुल ही ऑपोजिट नीच में ना जाएं। फॉर एग्जांपल एक अगर आपकी ग्राफिक्स की है और दूसरी आपकी कंटेंट राइटिंग की है तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वो उस चीज की बजाय कोशिश करें कि एक ही नीच में रहते हुए आप उसको फर्दर ऑन डिवाइड करके तो अपनी जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट। ऑल राइट। अच्छा ताहिर, अब प्रोफाइल बन गया एक नए फ्रीलांसर का, अब उसका अगला काम है कि उसने पहली जॉब के लिए अप्लाई करना है। वो जॉब को सर्च करेगा और फिर अप्लाई करेगा।
तो अब ये बड़ा एक अहम मरहला होता है कि आपने जॉब सर्च कैसे करनी है और किस जॉब पे अप्लाई करना है, यानी कोई जी रेलेवेंट ना हो वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर जरा थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि ये बहुत ही अहम फैसला होता है कि आप कौन सी जॉब पे अप्लाई करेंगे, और आप हैं भी नए, ये भी एक चीज है। तो जी बात का क्या होता है कि बंदा ये देखता है कि अच्छा ये बहुत हैवी किस्म का रेमनरेशन या वो पैसे दे रहा है, तो बंदा वहां अप्लाई कर देता है, पर उसका तो प्रोफाइल हिस्ट्री नहीं है, तो वो तो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो डूज एंड डॉट्स हैं कि कौन सी जॉब कैसे सर्च करनी है और किस पे अप्लाई करना चाहिए, ये फैसला कैसे करना है? जी देखिए, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे जो है वो आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले तो ये है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि क्लाइंट का जो हायरिंग रेट है वो थोड़ा-सा बेहतर हो, क्योंकि आपके पास शुरू में नंबर ऑफ कनेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं और आपने जो है वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अगर तो क्लाइंट पुराना है तो उसका जो है वो हायरिंग रेट वहाँ पे शो हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट क्लाइंट का जो हायरिंग रेट है वो 30% से 35-40% से जो है वो अबव हो, ताकि जो आपके हायर होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हों। दूसरे नंबर पे आपने उसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जॉब्स को जब आपने फ़िल्टर करना है, तो आपने कोई जो बहुत बड़ी जो जॉब्स होती हैं उन पे कोशिश करें कि वहाँ पे अप्लाई ना करें। बड़े बजट वाली जो जॉब्स होती हैं, क्योंकि उसमें क्लाइंट्स की यही कोशिश होती है कि या तो वो एजेंसीज को हायर कर लें या फिर वो एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स को जिनकी ऑलरेडी अच्छी हिस्ट्री हो उनको हायर करें। तो उधर जॉब तो वो बहुत अच्छी लग रही होती है, बट उधर आपका जो कनेक्ट्स है वो ज़ाया होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो बेहतर ये है कि आप छोटी छोटी जॉब्स पे अप्लाई करें। इवन कि आप $5 $10 $20 की जो जॉब्स हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे ये होगा कि बेशक बजट कम है, बट एक दफ़ा जो है वो आपकी जो प्रोफाइल है वो इन रनिंग आ जाएगी। और ये कि अगर आपकी जॉब्स भी आप कर लेते हैं तो अपवर्क पे भी जो है वो चांस है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो सजेशन में जाना शुरू कर दे। एक मेरे कुलीग थे, जानने वाले थे, तो वो क्या करते थे, वो सारी सारी रात बैठे रहते थे और रिफ्रेश करते रहते थे अपवर्क की फीड को। और जैसे ही कोई $5 की या $10 की जॉब आती थी तो वो जो है वो उस पे अप्लाई कर देते थे। तो इस तरीके के मतलब के जो टैक्टिक्स हैं वो आपको अपनाने चाहिए उसमें, बजाय इसके कि आप बड़ी-बड़ी जो जॉब्स हैं उन पे जाएँ। कोशिश करें कि उन जॉब्स पे अप्लाई करें जिनको जो है वो उन पे नंबर ऑफ जो प्रपोज़ल्स हैं वो कम हैं, 10, 15, 20 हैं, और उनको जो है वो पोस्ट हुए इवन कि अगर 1 से 2 दिन, 3 दिन भी हो गए हैं और क्लाइंट ने इंटरव्यू अभी करना स्टार्ट नहीं शुरू किया, तो आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं। बट वही बात है कि लेस नंबर ऑफ प्रपोजल्स पे जो है वो आपका चांस ज्यादा है, तो आप जो है वो उस पे अप्लाई करें। ऑल राइट। तो बीच आपने ताहिर बीच में ये मेंशन किया कि वो सारी सारी रात आपका दोस्त बैठा रहता था। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो नया फ्रीलांसर है उसको अपवर्क के ऊपर कब अवेलेबल, कितने घंटे कम से कम अवेलेबल होना चाहिए, कौन से टाइम में अवेलेबल होना चाहिए, और अगर उसको वो क्लाइंट मैसेज कर देता है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसको जो है वो कितनी देर में उसका रिस्पॉन्स चले जाना चाहिए? क्या वो 24 घंटे तो नहीं बैठ सकता, जाहिर है जी उसकी सोना बिल्कुल। भी है। देखिए, जी बिल्कुल। देखिए, फाइवर में एक चीज़ लोग आमतौर पे सजेस्ट करते हैं कि आपने जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो ऑनलाइन रहना है, आप ऑनलाइन वहाँ पे शो हो रहे हो। बट अपवर्क में जो है वो पर्सनली मुझे ये चीज़ इस तरीके से नहीं लगती। उसमें ये है कि और अक्सर लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप रात के टाइम में जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि जो है उसमें मोस्टली जॉब्स आती हैं, बट ऐसा चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप दिन में किसी भी टाइम जो है वो आप अपवर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें बस आपने एक स्ट्रेटजी वाइज अप्लाई करना है। आपने ये मेक फॉर एग्जांपल एक जॉब को पोस्ट हुए 10 घंटे हो गए हैं। अब अगर तो उस पे कोई इंटरव्यू शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि क्लाइंट ने जॉब लगा के अभी वो वेट कर रहे हैं कि लोग अप्लाई करें, तो आप उसमें अप्लाई कर दें, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप उसमें अप्लाई करें। और अगर आप बूस्ट कर रहे हैं तो आप जो है उसको बूस्ट करें, हम नंबर 1 पे आपको प्रपोजल आ जाएगा। तो आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, बट जो रिस्पॉन्स रेट है उसमें आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि जैसे ही जो है वो आपको क्लाइंट ने मैसेज किया, आप एज सुन एज पॉसिबल जो है वो उसको रिप्लाई करें। आपको मेल आ जाती है तो आप अपने जो मेल वाले नोटिफिकेशन हैं उनको ऑन रखें, और जैसे ही जो है वो या पर की ऐप पे भी जो है वो आपको फौरी मैसेज आ जाता है,
तो जैसे ही मैसेज आए आप कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल आप जो है वो उस पर रिस्पॉन्स करें, क्योंकि अगर क्लाइंट ने एक जॉब ओपन किया तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वो 5-6 लोगों को जो है वो एट अ टाइम मैसेज करता है, और जिसमें जो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स कर दे 2 से 3 लोग, उनसे वो बातचीत करके जो है वो हायर कर लेते हैं। राइट। अच्छा, जो आपने बताया कि अगर उसने इंटरव्यू अभी शुरू नहीं किए, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर नजर आ रहा होता है अपवर्क पे कि जी इसने इंटरव्यू शुरू कर दिए हुए हैं, और अगर इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं तो क्या अप्लाई ना करे? और दूसरा ये कि जो इंटरव्यू जब शुरू होते हैं, अगर बंदे को इंटरव्यू की कॉल आती है तो क्या ईमेल आती है और वो वीडियो इंटरव्यू करते हैं? इंटरव्यू कैसे होता है? जी, इंटरव्यूइंग का मतलब बेसिकली ये है कि जब आप किसी भी जॉब पर अप्लाई करते हैं तो नीचे अपवर्क आपको कुछ स्टैट्स शो कर रहा होता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, क्लाइंट ने कितने इनविटेशन सेंड किए हैं, और कितने लोगों का जो है वो इस टाइम इंटरव्यू कर रहा है। इंटरव्यू से मुराद ये है कि कितने लोगों को उसने जो है वो मैसेजेस किए हैं जॉब के हवाले से। तो इसको बेसिकली अपवर्क के टर्म में आप जो है वो इंटरव्यू कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक जॉब पोस्ट होगी, उसमें 30 लोगों ने अप्लाई किया और उसने 30 में से अगर 5 लोगों को मैसेज कर दिया है, तो वहां पे शो हो रहा होगा इंटरव्यूइंग, आगे 5 लिखा होगा। तो बेसिकली इस चीज से मैं इस वजह से मना कर रहा हूँ कि अगर एक जॉब पे अच्छे खासे लोगों ने अप्लाई कर दिया है और क्लाइंट ने उसमें से शॉर्ट लिस्ट करने के बाद या प्रपोजल्स को देखने के बाद कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनको रिप्लाई कर दिया है, तो फिर जो है वो अगर आप उस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत आपका रेयर चांस है कि क्लाइंट दोबारा से उन प्रपोजल्स को देखेगा जो कि न्यू आए हैं। तो उन जॉब्स को जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। और सेकेंडली इंटरव्यू ये है कि अपवर्क पे मोस्टली लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं कि आप जो है वो वीडियो इंटरव्यू करें। उसमें जरूरी नहीं है कि आप अपनी वीडियो ऑन करें, बेसिकली जूम के जो है वो वीडियो को वो जूम के जो इंटरव्यू को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो कॉल पे बात करना चाहते हैं। तो कॉल पे अगर आप वीडियो में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं, ये कोई ऐसे ज्यादा मैटर नहीं करता। बट अगर आप कॉन्फिडेंट है तो बेहतर यही होता है कि आप जो है वो अपनी वीडियो ऑन करके उनसे जो है वो बात करें। और वीडियो पे जर्नली जो है आप ये कह सकते हैं कि अराउंड अगर 10 जॉब्स हैं तो 10 जॉब्स में अराउंड 5 जॉब्स पे जो है वो क्लाइंट की यही जो है वो प्रेफरेंस होती है कि वो जो है वो कॉल पे बात करे, और 4 to 5 जॉब्स पे जो है वो मैसेजेस पे ही जो है वो आपका जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो आपको हायर कर लेते हैं। ऑल राइट। अब मरहला आता है कि जॉब पे अप्लाई हो गया। अब बल्कि नहीं, इससे पहले एक चीज हम मिस कर गए कि अब जॉब के फैसला कर लिया कि मैंने इस जॉब पे अप्लाई करना है, अब प्रपोजल लिखना है। तो ये बड़ा अहम बात है कि प्रपोजल से ही फैसला करेगा जो क्लाइंट है कि यार इसको मैं बुलाऊं कि ना बुलाऊं। जी बिल्कुल। प्रपोजल लिखने में आपकी क्या सजेशंस हैं? किन चीजों का ख्याल करना चाहिए? क्या डूज एंड डॉट्स हैं? जी, प्रपोजल देखें, लोगों को मैंने भी देखा है, लोग जो अप्लाई करते हैं प्रपोजल्स में वो बड़े ही समटाइम्स प्रपोजल जो है वो बहुत अनप्रोफेशनल जो है वो लोग सेंड करते हैं। कॉपी पेस्ट जो प्रपोजल्स हैं वो हर जॉब पे जो है वो वही भेजे जा रहे होते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ वर्क कर जाती है, जैसे freelancer.com है। अब वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा और तरीके से जॉब्स आती हैं, क्लाइंट जो है वो किसी और वे का आता है। बट अपवर्क पे जो है वो आपको बड़ी बड़ी एजेंसीज जो है वो उन्होंने जॉब लगाई होती है, तो वो काफी प्रोफेशनल वे में चलती हैं। तो प्रपोजल को आप अगर टू द पॉइंट लिखेंगे और जॉब के मुताबिक लिखेंगे तो आपका जो है वो काफी हायर चांस है कि वो जो है वो आपको हायर करें। इसके अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल पैटर्न बताऊं तो उसमें ये कि सबसे पहले आप ग्रीटिंग से स्टार्ट करें, हाय देयर कह सकते हैं या आप क्लाइंट का नाम मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप जो क्लाइंट का प्रॉब्लम है या क्लाइंट जो चीज चाह रहा है आप उस चीज को मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट वेबसाइट चाहिए, अपनी रियल इस्टेट की वेबसाइट चाहिए, तो आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि आई सी यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड डेवलपर टू क्रिएट रियल इस्टेट वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। इस तरीके से बहुत ही बेसिक लाइन में जो है वो आप लिखें। थर्डली जो है थर्ड क्वेश्चन में आपने जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। आप उन्हें बताएंगे कि आपने जो है वो इससे पहले कितनी वेबसाइट्स डेवलप की हैं, आपने किन किन निशिस में जो है वो काम किया हुआ है, या आप अपना जो है वो पोर्टफोलियो का लिंक भी जो है वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपने ये बताना है कि आप जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है या जो क्यूरी है आप उसको कैसे रिजोल्व करेंगे। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट से रेलिवेंट है तो आप ये मेंशन करेंगे कि मैं आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरीके से डेवलप करूंगा, किस सीएमएस में करूंगा, उसमें जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगी नहीं होगी, या अगर आप लोगो डिजाइनर हैं आप उसमें वो मेंशन कर सकते हैं कि मैं जो है वो आपकी ब्रांडिंग को देखते हुए आपके लोगों को डिजाइन करूंगा, या मैं आपको जो है वो मल्टीपल रिवीजन्स जो है वो उसमें ऑफर करूंगा, मैं आपको सोर्स फाइल्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा। तो ये वाली जो चीजें हैं वो आपने जो है वो उनको इस स्टेप में जो है वो बतानी है। और उससे नेक्स्ट स्टेप में फिफ्थ स्टेप में जो है वो आपने एक कॉल टू एक्शन उन्हें देना है। वो आप किसी भी वे में दे सकते हैं, आप उन्हें जो है वो एक मीटिंग स्केड्यूल करने का कह सकते हैं, क्लाइंट को कह सकते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हैं या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लें, या फिर अगर आप जो है वो कोई भी एक मीटिंग का उनको जो है वो फर्दर ऑन कह सकते हैं। तो एक ऐसा आपने कॉल टू एक्शन देना है जिससे जो है वो आपको रिप्लाई करे, और एंड पे जो है वो बस आपने उसको क्लोज करना है, अपना नाम आप मेंशन कर सकते हैं, काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स करके। तो ये एक बेसिक प्रपोजल का पैटर्न है जो कि सजेस्ट किया जाता है। कुछ टाइम पहले जो है वो अपवर्क ने भी जो है वो आपको एक ड्राफ्ट प्रोवाइड करना शुरू किया था कि आप जो है वो अपना प्रपोजल किस तरीके से लिखें, तो वो भी इससे जो है वो सिमिलर ही था। तो मल्टीपल वैसे जो है वो लोग इसमें चीजें अप्लाई करते हैं, बट ये वाला जो पैटर्न है मैंने देखा है वो अक्सर जो है वो वर्क करते हैं। ऑल राइट। तो ताहिर, आप जानते हैं कि आज एआई का दौर है और हर चीज में एआई से हेल्प ली जा रही है ना। तो प्रपोजल लिखते हुए एआई से कितनी हेल्प ले सकते हैं, क्या लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किस हद तक लेनी चाहिए, और क्या जैसे कि बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने प्लेटफॉर्म्स में और प्रोडक्ट्स के अंदर एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या अपवर्क में भी एआई टूल्स को अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है हेल्प आउट करने के लिए? जी, जो प्रपोजल है वो आप बिल्कुल जो है वो एआई प्लेटफॉर्म से लिख सकते हैं, बट उसमें भी जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करें अपने लिहाज से, क्योंकि अब एआई अकेले आप तो यूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अगर 50 लोगों ने अप्लाई किया है तो उसमें 5 से 10 लोग तो वो लाजमी होंगे जिन्होंने जो है वो एआई के जरिए प्रपोजल लिखा होगा। तो उसमें बेहतर ये है कि आप जो है वो उसको थोड़ा सा चेंज करें जॉब के लिहाज से, क्योंकि एआई ने तो सबके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे ही जो है वो प्रपोजल लिखना है। तो उसको जो है वो जो मैं एआई को मतलब कि यूज करते हुए उसमें चेंजेस करता हूँ वही है कि मैं उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न दे देता हूँ, और फिर मैं उसे कहता हूँ कि इस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए जो प्रपोजल है उसको इस जॉब के रिलेटेड लिख दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको पूरा पैटर्न बताया, तो मैं उसे कोई भी और जॉब के लिए जो मैंने प्रपोजल लिखा है वो उसे दे दूंगा, और उसे कहूंगा कि अब ये वाली जॉब है इसको उसके मुताबिक कन्वर्ट कर दो। इस तरीके से जो है वो आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। फिर एआई का प्रपोजल अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये एआई से लिखा हुआ है, मतलब उसमें वो एक कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करता है या एक स्पेसिफिक पैटर्न यूज करता है। तो कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो इस चीज को नहीं लाइक करते कि आप जो है वो एआई से लिखा हुआ, बल्कि कई तो जॉब्स में मेंशन होता है कि आपने जो है वो एआई से नहीं लिखना। तो उस केस में बेहतर यही है कि आप जो है वो उसको प्रपोजल को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि वो ये ना लगे कि आपने एआई से लिखा हुआ है, बट आल्दो आप हेल्प ले सकते हैं, और लाजमी लेनी पे जाइए, उससे जो आपका प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। ऑल राइट। तो ताहिर, जो एक जॉब पड़ी और बंदा प्रपोजल लिख रहा है फ्रीलांसर ना, तो अब प्रपोजल लिखते हुए एक ये तरीका होता है कि आप लिखें कि विद रेफरेंस टू योर जॉब आपने ये बोला, ये बोला, ये बोला। पहले वो पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन डाल देता है विद रेफरेंस टू, और फिर कहता है जी मैं ये किया हुआ, ये किया, और मैं इसको ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। तो ये जब प्रपोजल लिखते हैं तो वो मतलब विद रेफरेंस टू बीच में जरूरी होता है, या सीधा आप बोलें कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आई एम द बेस्ट फॉर दैट एंड आई विल डू इट लाइक दिस एंड बिना कोई शॉर्ट लिखें? तो शॉर्ट लिखें, लंबा लिखें, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? एक और बात, कौन सी ऐसी गलती है कि 1 2 3 कि जो अगर आप प्रपोजल में करते हैं तो कंफर्म है कि आपका प्रपोजल फौरन रिजेक्ट हो जाएगा? ठीक है,
देखिए उसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक का जो है वो अपना पैटर्न है और ज़रूरी नहीं है कि हर पैटर्न हर दफ़ा वर्क करे। अगर क्लाइंट है उसने काफ़ी बड़ी जॉब लिखी है, उसने आप ये कह सकते हैं कि 500 वर्ड्स की जो है वो उसने जॉब लिखी हुई है, काफ़ी बड़ी सारी उसने काफ़ी डिटेल में जो है वो कहा है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करें, आप अपनी चीज़ों को बताएँ और आप जो है वो इन रिस्पॉन्स 2 लाइनों का प्रपोज़ल लिख रहे हैं। तो आई गेस कि वो चीज़ जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी। इसमें बेहतर पैटर्न यही है कि जितना जो है वो क्लाइंट ने जिस लेंथ में आपको जॉब लिखी हुई है, आप भी जो है वो उसी लेंथ में जो है वो प्रपोज़ल लिखें। वो चीज़ जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, समटाइम्स ये है कि अगर एक चीज़ है उसमें उसने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है और उसमें उसने का तो ज़रूरी नहीं है कि आप अननेसेसरी अपना सारा बताएँ कि मैंने यहाँ-यहाँ पे काम किया हुआ है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। अप टू द पॉइंट उसको आंसर करें और वो चीज़ भी जो है वो डेफ़िनिटली वर्क करती है। कुछ प्रपोज़ल्स में जो चीज़ें जिनसे जो है वो आपने अवॉइड करना है, आमतौर पे लोगों ने जो है वो ग्रीटिंग्स में हाय सर या मैडम या हाय हायरिंग मैनेजर, तो इन चीज़ों को जो है वो आपको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बाहर लोग ये इस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते कि आप सर लिखें या उन्हें मैडम कहें, उनके लिए ये चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बाकी हायरिंग मैनेजर वगैरह भी जो है वो चीज़ ज़्यादा प्रेफ़रेबल नहीं है। उसकी बजाय बेहतर ये है कि आप जो है वो क्लाइंट का नाम लिखें। नाम जो है वो आपको जो ऑलरेडी उसने जॉब लगाई हुई है, अगर आप उसके नीचे देखेंगे, तो जिन फ्रीलांसर्स ने रिव्यू दिया हुआ है क्लाइंट को, उनमें जो है वो समटाइम्स आपको नाम मिल जाता है, तो आप वो नाम जो है वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो कॉपी पेस्ट प्रपोज़ल्स जो हैं, जो कि बड़े ही जेनेरिक लिखे होते हैं, तो वो बिल्कुल ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो प्रपोज़ल है, ये उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो उनसे जो है वो आपने अवॉइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं और आपने एक अच्छा-सा प्रपोज़ल लिख लिया है और कोई भी लोगो डिज़ाइनिंग से रेलेवेंट जॉब आ रही है, आप सारों में उसी को कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी उसमें। आपने जो है वो उसको कस्टमाइज़ करना है उसके मुताबिक और वो चीज़ जो है वो फर्दर ऑन वर्क करेगी। ऑल राइट। इसमें आपने एक बड़ी अहम बात की कि आपने उनको नाम से पुकारना है। गोरे ये पसंद नहीं करते कि उनको चचा, सर या ऐसे कुछ बोला जाए जी, जी, या जी। अंकल बोला जाए। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बरसगीर में एक रिवाज है, अदब और लिहाज वाला ना। जी। तो अच्छा, अब अगर तो नाम कहीं मिल जाता है तो वो नाम से पुकारेंगे, हाय जॉन, हाय पीटर, व्हाटएवर। लेकिन अगर नाम नहीं मिलता तो उस सूरत में उनको एड्रेस करने के लिए क्या लिखें, जैसे हाय देयर, या मतलब क्या होना चाहिए उसमें अगर नाम आप नहीं मिलता तो? जी, जी। आप सिंपल हाय कह सकते हैं, आप हाय देयर हाँ, कह सकते हैं। यही जनरली जो है वो चीज़ें चलती हैं। बस यही जनरल आप हाय देयर या हाय या फिर जनरली यही 2 टर्म्स जो हैं वो वहाँ पे यूज़ सकते हैं। हे कह सकते हैं आप उन्हें, तो यही इसमें जो है वो बेसिक चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। ऑल राइट। तो अगर आपको पहला ऑर्डर मिल गया फ्रीलांसर हुँ। को, अब उसका पहला ऑर्डर है, क्या वो उस ऑर्डर को किस तरह से करे कि उसको दोबारा भी ऑर्डर मिले? किन चीज़ों का ख़्याल करे? कितना टाइम कमिटमेंट उसको देनी चाहिए? और जब वो बेसिकली प्रपोज़ल लिख रहा होता है, तो कहीं पर जितनी उन्होंने बिडिंग लिखी होती है कि हम आपको $10 देंगे, 50 देंगे, 200 देंगे, क्या उसने उतना ही उसको डालना होता है, उससे कम डालना होता है, ज़्यादा डालना होता है? आपने पैसे खुद भी बताने होते हैं। फिर आप काम कितनी देर में करेंगे, चंक्स में करेंगे, एज़ अ प्रोजेक्ट करेंगे? तो ये थोड़ी-सी अंदर की डिटेल भी बताएँ कि वहाँ पर आपने करने से पहले ये चीज़ें क्लाइंट को बतानी है कि जी मैं इसको 24 घंटे में कर लूँगा, 2 दिन में कर लूँगा। क्या पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, या वो क्लाइंट खुद डेडलाइन देता है? इसके बारे में क्या है? जी, जस्ट अ सेकंड मैं जो है वो अपना प्लग इन कर लूँ, लैपटॉप की बैटरी जो है वो जैसे डाउन हो जी, रही है। ज़रूर।
जी ताहिर साहब। जी देखिए, उसमें ये है कि जो क्लाइंट ने बजट कहा है, बेहतर तो यही है कि आप जो है वो उसी बजट में रहते हुए जो है वो उसको अप्लाई करें। आप जो है वो उसमें कम बजट कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि बजट को जो है वो आप ज़्यादा लिखने से जो है वो गुरेज करें। और आमतौर पे क्लाइंट्स ने जो है वो बजट कम ही लिखा होता है, तो उसको फर्दर और मज़ीद कम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बट फिर भी आप जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 300 है, तो आप 240 या 250 जो है वो ऑफर कर सकते हैं आप उसमें। बट बढ़ाने से जो है वो मुश्किल है, तो आप कोशिश करें कि खास तौर पे इनिशियल स्टेजेस में जो है वो बजट को ना बढ़ाएं। एक दफ़ा आपकी अच्छी रेपुटेशन बन गई है प्रोफाइल की, तो फिर जो है वो आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं उसके मुताबिक। और ऑर्डर के हवाले से उसमें ये है कि आपने मेक श्योर ये करना है कि जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आ गया, तो आप क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको जो है वो आप बहुत ट्रांसपेरेंट रखें और उसको जो है वो अपडेट्स देते रहें। अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर में 7 डेज लगने हैं या 10 डेज लगने हैं, तो ये ना हो कि आप बिल्कुल ही जो है वो 1 वीक के लिए या 10 डेज के लिए जो है वो बिल्कुल ही गायब हो जाए और आखिरी दिन जाके जो है वो आप उसको सबमिट करवा दें। आप उसको जो है वो साथ-साथ अपडेट्स दें, जितनी चीज़ हो गई है आप वो शेयर कर सकते हैं, या उसे आप छोटी-सी कोई भी अपडेट दे सकते हैं, कोई भी आपका काम है, तो आप एक छोटी-छोटी माइनर-माइनर जो डिटेल्स हैं, वो जो है वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि हमेशा ये कोशिश करें कि अपना जो काम है, उससे जो है वो आप बढ़ के थोड़ा-सा काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वेबसाइट है, उसमें क्लाइंट ने 5 पेजेज़ कहा हुआ है और बाद में वो कहता है कि नहीं मैंने 6 पेजेज़ जो है वो उसमें क्रिएट करवाने हैं, तो आप एक और पेज जो है वो उसको बना दें। डेफ़िनिटली ये स्कोप ऑफ वर्क से हटकर है, बट इसका बेनिफिट ये होगा कि क्लाइंट जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल नोट डाउन करेगा और नेक्स्ट टाइम भी अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसकी पहली कोशिश यही होगी कि वो जो है वो आपको हायर करे, क्योंकि आप जो है वो एक अच्छी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। ये चीज़ जो है वो मैंने पर्सनली भी बहुत ज़्यादा जो है वो देखी है कि अगर आप जो है वो क्लाइंट्स को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो वो लाज़मी तौर पे जो है वो आपके पास दोबारा आते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि किसी न्यू बंदे को हम दोबारा से रखें और वो सारा प्रोसेस करें। अगर एक बंदा जो है वो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप जो है वो उसके साथ रहें और कोशिश करें कि अगर प्रोजेक्ट एंड होने के बाद भी अगर उसको कोई हेल्प चाहिए तो आप वो भी प्रोवाइड कर दें। उस केस में भी जो है वो आपको मतलब कि फ़ायदा ही होता है। ऑल राइट। तो जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जब आप उसको अपडेट करते हैं या दोनों की जब कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट की फ्रीलांसर के साथ, तो क्या वो कम्युनिकेशन भी प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए होती है या वो बाहर कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी कर रहे होते हैं? कम्युनिकेशन के वेज क्या होते हैं? जी, उसमें ये है कि आपने एक और दूसरी चीज़ भी इसमें जो है वो मैं साथ क्लियर कर दूँ कि आपने जो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कोई भी ऐसी चीज़ उसमें नहीं लिखनी जिसमें जो है वो कम्युनिकेशन वर्क से बाहर जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना ईमेल मेंशन नहीं करना चैट में, आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं देना। अगर आपको कोई चीज़ चेक करनी है या कोई और फर्दर ऑन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो आप जो है वो ज़ूम पे कॉल करके क्लाइंट के साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो मेंशन नहीं करनी। एक तो वर्क जो है वो उसको ऑलरेडी रिलेट कर देता है आपकी चैट पे और वो चीज़ जो है वो क्लियरली वर्क की जो गाइडलाइंस हैं उसके अगेंस्ट है। तो जैसे ही आपको क्लाइंट ने हायर कर लिया है, उसके बाद जो है वो आप अपनी जो कम्युनिकेशन है वो आप वर्क से बाहर लेके जा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या बाकी चीज़ें कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जो भी आपकी पेमेंट है, वो जो है वो अपवर्क के थ्रू ही हो। और मतलब इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप जो है वो एक दफ़ा क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया तो अपवर्क की मतलब कि अलाउ करता है इस चीज़ को कि आप जो है वो अपनी कम्युनिकेशन स्लैक पे कर सकते हैं या ईमेल पे या जैसे भी जो है वो क्लाइंट डिमांड करता है। राइट। तो जब प्रोजेक्ट जो है वो मिल गया, काम शुरू हो गया उसके, अब हम पेमेंट पे आ जाते हैं। पेमेंट के लिए जो फ्रीलांसर है उसके पास किस बैंक में या प्लेटफॉर्म पे अकाउंट होना चाहिए? क्या पाकिस्तानी बैंक अकाउंट चल जाएगा और हर दफ़ा चल जाएगा, या उसको कहीं पेयोनियर या इस तरह के और जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्ट्राइप वगैरह या पेपॉल,
फोन पे अकाउंट होना चाहिए, कहाँ कहाँ अकाउंट होना चाहिए, और वो पेमेंट कब मिलती है? सारा प्रोडक्ट खत्म होने के बाद जब क्लाइंट बोलता है मेरा काम हो गया है, तो फिर वो अपवर्क वो पेमेंट रिलीज करता है कि अपवर्क पहले से वो पेमेंट ले लेता है? जी देखिए, पेमेंट जो है वो फिक्स्ड, अगर आपने प्राइस रखी है, फिक्स्ड आपका माइलस्टोन है, तो जब आपका काम हो जाएगा और क्लाइंट जो है वो आपकी पेमेंट एस्क्रो से रिलीज कर देगा, तो उसके बाद जो है वो कुछ टाइम लगता है आपके अकाउंट में आने में। वो आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर तो आप टॉप रेटेड हैं तो आफ्टर 5 डेज जो है वो माइलस्टोन अप्रूव होने के बाद आपका जो अकाउंट है उसमें जो है वो पेमेंट आ जाती है। अब अकाउंट से मुराद अपवर्क अकाउंट है। इसी तरीके से आवरली अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आवरली बेसिस में ये होता है कि जब वीक एंड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप ने मंडे को काम स्टार्ट किया है और आपका थर्सडे को जो है वो काम एंड हो गया है, तो वीक एंड होगा संडे को, और संडे के आगे फर्दर ऑन 5 डेज लगेंगे। फ्राइडे को जो है वो पेमेंट रिलीज होगी आवरली बेसिस पे जो आपने काम किया है, और वो जो है वो आपके अपवर्क अकाउंट में आ जाएगी। अब अपवर्क से आगे अपवर्क दो जो है वो आपको उसमें पेमेंट गेटवे जो है वो प्रोवाइड करता है। या तो जो है वो आप अब पेपाल के थ्रू जो पेमेंट है उसको विड्रा करवा सकते हैं। अब पेपाल पाकिस्तान में नहीं है तो उसके ऑल्टरनेट जो है वो वहाँ पे आप अपने जो है वो अब बैंक अकाउंट ऐड कर, आप पेयोनियर को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, पेयोनियर को ऐड कर सकते हैं, पेपाल को ऐड कर सकते हैं, और थर्डली जो है वो ये है कि आप अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे ऐड होते हैं, मिजान, एचपीएल, यूबीएल वगैरह, तो उसको जो है वो आपने अटैच करना होता है अपने अपवर्क के साथ, और वहां से जो है वो आप रिक्वेस्ट करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, समटाइम्स तो ये होता है कि इवन के 1 से 2 घंटे के अंदर जो है वो पेमेंट आपके जो पाकिस्तानी अकाउंट है उसमें कन्वर्ट होके आ जाती है। जो कन्वर्जन रेट है उसमें जो है वो थोड़ा सा फर्क आता है। अब ये कह लें कि $1 के पीछे रफली कोई 10 से 12 रुपए जो है वो कन्वर्जन का प्लस बोलूँगा। अगर डॉलर का रेट 185 है तो आपको जो है वो 173 जो है वो उसमें मिलेगा। इतना जो है वो उसमें कट आउट करते हैं। तो मेनली जो है वो आपके पास अगर पाकिस्तान में आप हैं तो या तो आप अपना पेयोनियर अकाउंट वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो है वो कोई भी जो लोकल बैंक है उसको वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। थर्डली एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर आपका वाइस अकाउंट है, अब पाकिस्तान में वो नहीं बन रहा, बट अगर आपका प्रीवियसली वाइस अकाउंट है उसको भी वाइस को एज एन बैंक अकाउंट के तौर पे जो है वो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जो अपवर्क में डॉलर्स में अमाउंट है वो आपके वाइस के जो अकाउंट है उसमें एज एन डॉलर में ही जो है वो आ जाएगी, और उसको जो है वो आप फर्दर विड्रॉ करवा सकते हैं। पेयोनियर के केस में ये हो सकता है कि पहले जो पेमेंट है वो आप अपवर्क से रिक्वेस्ट करेंगे वो आपके पेयोनियर अकाउंट में आएगी, और पेयोनियर से फर्दर ऑन आगे जो है वो आप उसे अपने बैंक अकाउंट में निकलवा सकते हैं, या आप जो है वो जैज़ कैश के थ्रू जो है वो उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। ऑल राइट। तो ताहिर, इसमें एक चीज़ ये बताइए कि आपने जब जैसे शुरू में जब आपने एजेंसी फुल नहीं बनाई थी और सिर्फ आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे, तो अपवर्क पे जब आपको पहला ऑर्डर मिल गया तो पहले कुछ माह आप लोगों ने क्या सिर्फ एक ही तरह की जॉब पे अप्लाई किया, या 2 3 4 तरह, जैसे कि वेबसाइट भी हम बनाएंगे, एसईओ करेंगे, या कुछ और जॉब्स भी आपने, या आपने सिर्फ इन 2 जॉब्स पे फोकस रखा? शुरू में जो है वो हमने जो है वो एज एन डिजिटल मार्केटर के तौर पे जो है वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी, और सेकंड हमारी एक और उसमें प्रोफाइल थी मेरे को फाउंडर की, तो उसको जो है वो हमने सेट किया था वेबसाइट डेवलपमेंट के तौर पे। तो इसमें जो है वो काफ़ी सारी फील्ड्स जो है वो कवर हो जाती थी, जो वेबसाइट डेवलपमेंट से रेलिवेंट किसी भी तरीके की जॉब आती थी हम उस पर अप्लाई कर देते थे। और डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर कोई हमें जो चीज़ हम कर सकते थे उससे रेलिवेंट अगर कोई जॉब आती थी हम उसमें अप्लाई करते थे। जो हमें सेकंड जॉब मिली थी वो फेसबुक एड से रेलिवेंट थी, तो क्लाइंट था उसकी जो है वो एड्स अप्रूव नहीं हो रही थी। अब वो डायरेक्टली जो है वो हमारी एक्सपर्टीज के अंडर नहीं था, बट स्टिल जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था कि लेस प्रपोजल्स पे हमने अप्लाई करना है,
तो हमने जो है वो उस पर अप्लाई किया और वो क्लाइंट ने जो है वो हमें हायर कर दिया। तो उसमें फिर फर्दर ऑन ये है कि हमने जो है वो रिसर्च वगैरह करके और थोड़ा सा उसमें इन डेप्थ जाके जो है वो फिर हमने जो है वो जॉब जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो उसमें यही है कि आपको थोड़ा सा जो है वो ब्रॉड होके अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल आपकी एक्सपर्टीज से में रहते हुए जो है वो जॉब्स जो है वो थोड़ी सी कम आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो अब एसईओ के साथ समटाइम्स ये होता है कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट भी उसी में ही कवर करनी पड़ती है, या फिर कंटेंट राइटिंग की भी जो चीजें हैं वो आपको उसमें कवर करनी पड़ती है। अब आप उसमें कहें कि नहीं मैंने कंटेंट राइटिंग वाला पार्ट नहीं करना, उसके लिए जो क्लाइंट है वो किसी और को हायर करे, या फिर ये है कि वो आपने वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जो है वो एक और वेब डेवलपर को लेकर आए, तो इस तरीके से क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं रहता। तो बेहतर ये है कि अगर क्लाइंट को साथ सपोर्टिंग कोई चीजें चाहिए तो वो आप ऑफर कर दें, आप आगे से कहीं से करवा लें, बट थोड़ा सा जो है वो स्कोप जो है वो उसको ब्रॉड रखें। ऑल राइट। तो ताहिर आपने बीच में एक वर्ड बोला था नीश सेट करना, कि एक नीश को लेकर चले फिर उसी को एक्सटेंड करें। इसको आप एक मिसाल से प्लीज समझाइए, दो यूज केसेस को इस्तेमाल करते हुए। एक फ्रीलांसर अपनी जनरल प्रोफाइल या जो एजेंसी उसने फ्यूचर में बनानी है वो सोचता है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में रहते हुए वो कौन कौन सी और चीजों को बीच में एक्सटेंड कर सकता है, जिसको आपने सब प्रोफाइल भी बोला था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ही जो कंटेंट मार्केटिंग, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं आएगा? तो ये पता कैसे चलेगा कि मेरी इस नीश के अंदर और क्या चीजें आती हैं जहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। देखिए उसमें ये है कि नीश को अब क्योंकि कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ है। आप कुछ कोई भी नीश अगर आप ले लेते हैं, अगर आप इवन के लोगो डिज़ाइनिंग की भी नीश ले लेते हैं, तो उसमें जो है वो कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ है। तो उसमें आपने चीज़ों को थोड़ा-सा इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप अपनी नीश में ही रहें, मतलब कि जो आपकी फील्ड है उसी में ही रहें, बट उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट डेवलपर हैं, आप वेबसाइट बनाते हैं, आप वर्डप्रेस आपको आती है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट आती है, तो आप अपनी जो एक प्रोफाइल है उसमें आप ऐसे गोल कवर कर दें कि आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर, आई विल डू एनी टास्क रिलेटेड टू वर्डप्रेस डेवलपमेंट एंड समथिंग लाइक दैट। एक सेकंड जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आप सिर्फ इस चीज पे क्रिएट कर सकते हैं कि आई विल इम्प्रूव योर वर्डप्रेस साइट स्पीड। तो ये इस तरीके से जो है वो मतलब कि आप अपनी नीश में रहते हुए ही जो है वो अपने स्कोप को ब्रॉड कर सकते हैं। थर्डली जो है वो आप स्पेसिफिकली जो है वो लैंडिंग पेजेस से रेलिवेंट जो है वो बना सकते हैं, या आप बग फिक्स से रेलिवेंट जो है वो अपनी नीश जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो चीज है वो अगर आपका थोड़ा सा और आपने ब्रॉड जाना है तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अगर मल्टीपल सीएमएस की डेवलपमेंट ऑफर करते हैं तो ऑल वर्क वाली जो आपकी एक उसमें प्रोफाइल है उसमें आप ऐसा ओवरऑल कवर कर लें कि आई विल डू वर्डप्रेस डेवलपमेंट, आई विल क्रिएट वर्डप्रेस डेवलपमेंट, I will create website development in WordPress, Shopify, Squarespace, और जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल वो आप जो है वो Shopify के लिए जो है वो आप अलग क्रिएट कर लें, विक्स और वर्डप्रेस के लिए जो है वो आप अलग क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वो नीश को लेते हुए जो है वो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने फर्दर ऑन और एक्सपेंड करना है डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम मिसाल लें तो उसमें एक डिजिटल मार्केटिंग की ऐसा ओवरऑल कवर हो जाएगा, और अगर आपकी अब उसमें फर्दर ऑन आपने खुद देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है। अगर आपकी कंटेंट में ज्यादा एक्सपर्टीज है आप एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लें कंटेंट मार्केटिंग की या फिर कंटेंट राइटिंग की, कॉपी राइटिंग की, और एक जो दूसरी प्रोफाइल है आपकी अगर आपने और ब्रॉड लेके चलना है आप उसमें जो है वो देख सकते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी जो फील्ड है उसमें आपने उसको जो है वो ऑफर करना है। आप गूगल एड्स जो है वो उसमें ऑफर कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ऑल राइट। ताहिर ये बताइए कि जो आपको पता है जो नया फ्रीलांसर होता है उसका बजट बेचारे का बड़ा हिसाब का होता है।
तो पहले तो बात है कि आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में बहुत से मुआशी मसाइल हैं लोगों के, लोग गांव से भी काम करते हैं, उनके पास पॉकेट मनी भी नहीं होती। तो कम से कम एवरेज और ज्यादा से ज्यादा एक नए फ्रीलांसर को एक माह में कम से कम कितनी जॉब्स पे अप्लाई करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी पे अप्लाई करना चाहिए, और उसकी कितनी कन्वर्जन हो तो वो हेल्दी है? ठीक। देखिए, उसमें एक चीज़ जो है वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, वो ये है कि आपने अगर कोई भी बिजनेस करना है पाकिस्तान में रहते हुए, इवन कि अगर आपने कोई भी स्टॉल लगाना है, आपने छोटी सी अपनी शॉप बनानी है, या आपने छोटा सा भी अगर कोई बिजनेस करना है आपको, तो उसके लिए भी इजीली आप मिनिमम भी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 से 2 लाख जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है, आपने कोई भी काम करना है उसमें। तो अगर आप इसको भी अपवर्क को भी जो है वो ऐसे ना आप बिजनेस के तौर पे लेंगे और आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो चीज़ जो है वो आपको फायदा ही देगी। लोग बाकी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर लेंगे, बट जब इधर कनेक्ट बाय करने की बारी आती है, तो वो जो है वो सोच सोच के जो है वो उसमें करते हैं। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, बट थोड़ा सा उसमें जो है वो अगर आपने बड़े प्रोजेक्ट्स लेने हैं, तो आपको जो है वो उसमें स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स पे आप जो है वो इतना अप्लाई करें। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट। अगर आप अच्छा आपके पास बजट है, तो आप कोशिश करें कि जितनी नंबर ऑफ जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकें आप उसमें अप्लाई करें। उसमें किसी भी तरीके का जो है वो कोई वर्क जो है आपको वो नहीं करता। जितनी मर्जी आप 30-50 जॉब्स इन अ डे पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम भी में ये है कि अगर आपका बजट कम है शुरू के दिनों में, उसमें यह है कि आप थोड़ा सा जो आपने अपना एक क्राइटेरिया बनाया है कि आपने फॉर एग्जांपल लेस नंबर ऑफ प्रपोजल्स पे अप्लाई करना है, तो 2 या 3 या 1 से 2 जॉब्स जो हैं वो तो लाजमी तौर पे निकल ही जाती हैं 24 आवर्स में। तो 1 से 2 जॉब्स पे जो है वो आप लाजमी तौर पे अप्लाई करें। वीकली जो है वो आपके अगर 10 to 15 जॉब्स हैं, मतलब ये क्या मंथली 50 to 60 जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको जो है वो उसमें 2 से 3 रिप्लाईज जो हैं वो आएंगे। और अगर उनमें से अगर आप रफली कह सकते हैं कि अगर आपको कोई 4 to 5 रिप्लाईज आते हैं, तो उसमें से आपका एक अच्छा चांस होता है कि आपकी जो है वो एक आधी जो है वो लीड निकल सकती है। अगर मैं रफली बात करूं, तो अगर आपने 100 जॉब्स पे अप्लाई किया है, तो 100 में से आप ये कह सकते हैं कि 3 to 4% जो है वो एक ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो है वो रेट होगा हायरिंग का। ऑल राइट। ताहिर, जो कनेक्ट्स होते हैं वो आपको पता है कि ज़ाहिर है खरीदने पड़ते हैं, तो किस जॉब पे कितने कनेक्ट्स लगेंगे ये फैसला कौन करता है, पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि नए फ्रीलांसर को कितनी कनेक्ट्स वाले जॉब पे अप्लाई करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, एवरेज में उसका जो कनेक्ट ज्यादा से ज्यादा उसकी जो मतलब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि एक जॉब पे इतने कनेक्ट्स लगेंगे, वो कितना होना चाहिए ब्रैकेट मिनिमम, और ये फैसला कौन कर रहा होता है? जी, ये फैसला जो है वो ऑफर करता है और वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जॉब है उसका बजट जो है वो $1000 है, तो उस पे जो है वो ऑफर जो है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्हें डिमांड करेगा कि आप जो है वो अप्लाई करने के लिए उन्हें पे करें। और अगर कोई कम बजट वाली जॉब है, उस पे जो है वो आपके कनेक्ट्स लेस लगते हैं। इसी तरीके से ये क्लाइंट हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। अगर एक न्यू क्लाइंट है और उसकी पेमेंट भी वेरीफाई नहीं है, उसने कोई जॉब लगाई है, तो उस पे जो है वो आपके कनेक्ट्स कम लगेंगे। और एक अगर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाला क्लाइंट है, तो उस पे जो है वो आपने ज्यादा कनेक्ट्स लगते हैं। इसमें भी यही चीज है कि आप जो है वो एक साथ ही इसमें मैं दूसरा फैक्टर भी कवर कर दूं, बूस्टेड प्रपोजल्स वाला। उसमें ये होता है कि आप अगर किसी भी जॉब पे आपने अप्लाई किया है, तो अपवर्क जो है वो आपको 4 स्पोर्ट्स दिखा रहा होता है। अगर आप अपने प्रपोजल को बूस्ट करते हैं, तो आप जो है वो क्लाइंट जब भी वो जॉब ओपन करेगा, तो पहले वो 4 स्पोर्ट हाईलाइट हो रहे होंगे और उसके नीचे जो है फिर फर्दर ऑन बाकी लोगों के प्रपोजल शो हो रहे होंगे। तो अगर आपने उन 4 स्पोर्ट्स में आना है, तो उसके लिए जो है वो आपको अपवर्क को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और वो लाइव बिडिंग हो रही होती है।
फॉर एग्जांपल अगर मैंने अप्लाई किया है उस टाइम मेरे से जो ऊपर वाला बंदा था उसने 30 लगाए हुए हैं नंबर 1 स्पॉट पे आने के लिए, तो मुझे 31 लगाने पड़ेंगे। मैंने 31 लगा दिए, मेरे बाद अगर कोई आया उस वो 35 लगाएगा। तो इस तरीके से उसमें जो है वो अपवर्क आपको जो है वो कैटेगराइज करता है। तो उसमें शुरू में आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वो उन जॉब्स पे जिसमें जो बिडिंग है वो बहुत हाई गई हुई है, आप उनमें अप्लाई ना करें। आप उसके ऑल्टरनेटिवली उन जॉब्स पे अप्लाई करें जिनमें जो है वो आपके कनेक्ट्स कम लगने हैं। या फिर आप उसमें एक और चीज कर सकते हैं कि आप अगर कोई भी जॉब है उसका बजट कम है, फॉर एग्जांपल अगर कोई $50 वाली जॉब है और अगर आपने उसमें अपना प्रपोजल बूस्ट करना है, आपने नंबर 1 पे आना है, तो आप उसमें अगर आपके 30 कनेक्ट्स लग रहे हैं आप वो स्पेंड कर लें, इसकी बजाय कि आप $1000 वाली जॉब में बगैर बूस्टेड के शो हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल $1000 वाली आपने जॉब पे अप्लाई किया है, आपने रैंडम अप्लाई कर दिया है, आपका वर्क ऑर्गेनिकली कहीं पे भी रैंक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 प्रपोजल्स गए आपको उसने 60 नंबर पर रैंक कर दिया है। उसकी बजाय अगर आप $50 वाली जॉब पे फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं तो वो चीज जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है। क्लाइंट जो है वो सबसे पहले जो है वो आपका प्रपोजल नजर आएगा। और इस तरीके से मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। ऑल राइट। तो मिसाल के तौर पे एक फ्रीलांसर है, उसने पूरे महीने में 100 जॉब्स पे अप्लाई किया, तो उसका कितना कन्वर्जन हो मिनिमम, तो हम कहेंगे कि नहीं यार ये बंदा ठीक चल रहा है। और अगर कितना कन्वर्जन हो तो हम कहेंगे नहीं यार ये बहुत बड़ी बड़ी गलती कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसको मतलब रिस्पॉन्स 0 हो। देखिए उसमें अगर आपको 10 to 20 मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं, अगर आपने 100 जॉब्स पे अप्लाई किया है तो 10 to 15 या 15 to 20 आपको अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो ये एक अच्छा जो है वो आप कह सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्स रेट है। और उसमें ये है कि अगर जैसे मैंने पहले बताया कि 100 में से अगर आपकी 2 से 3 या 3 से 4 जॉब्स कन्वर्ट हो जाती हैं तो जो आपने कनेक्ट्स अप्लाई किए हैं आपके जो है वो उसके जो पैसे हैं वो उसी में से 1 से 2 जॉब्स के अंदर ही जो है वो पूरे हो जाएंगे। और बाकी की जो 2 से 3 जॉब्स हैं वो जो है वो डेफिनेटली आपका जो है वो बेनिफिट ही होगा। हम आते हैं 2-3 सवालात हम एआई पे करेंगे और फिर हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, हमारा टाइम भी तकरीबन पूरा हो गया है। एआई को से ठीक है डरना भी नहीं चाहिए, बट हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो जो ये एआई का सारा रौला पूरी दुनिया में शुरू हुआ है, एआई एजेंट सब आ गए हैं, आप इसको जो एक फ्रीलांसिंग में जो कुछ भी करना पड़ता है, जॉब सर्चिंग से लेकर प्रपोजल बनाना, और फिर ऐसे ही जो जॉब्स हो रही हैं, जो जॉब एक्चुअल में फ्रीलांसर्स कर रहे हैं, कोई एसईओ कर रहा है तो कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है, तो इन तमाम जॉब्स को, जितने भी ये जॉब्स फ्रीलांसर्स हैं, एसईओ स्पेशलिस्ट्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, वगैरह वगैरह, कोडर्स हैं, खास तौर पे चले हम आपका चूंकि शुबा एसईओ के हवाले से तो हम यहाँ पर रहते हैं, तो बल्कि आप चूंकि बिजनेस प्रोसेस को ज्यादा देखते हैं, तो क्या आप एआई को चैलेंज के तौर पे देखते हैं या अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं, इस पे कुछ मुझे बताइए। देखिए इसमें आप दोनों पर्सपेक्टिव के तौर पे ले सकते हैं। आप पहले इसको एज एन चैलेंज के तौर पे भी देखें और अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखें। अगर मैं अपनी फील्ड के बारे में बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस डेवलपमेंट में ही चीज़ को देखूं तो आप ये देख सकते हैं कि पहले अगर आपने प्रपोजल लिखना था तो आपको इजीली, अगर आपने कस्टमाइज प्रपोजल लिखना है तो आपको और 10 to 20 मिनट्स जो है वो जॉब पे को देखते हुए जो है वो लग जाते हैं। अब रफली जो है वो एआई एक मिनट लेती है, 1.5 मिनट लेती है, प्रपोजल लिख लेती है और 1 से 2 मिनट जो है वो आपको लगते हैं उसको जो है वो कस्टमाइज करने में। तो इतनी सी जो देर है वो लगती है, जो है वो आप अपना जो प्रपोजल है वो लिख लेते हैं और उसको जो है वो आप सेंड कर लेते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो ये चीज़ जो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के हवाले से वरी भी करती है कि अब
आप तो अच्छा प्रपोजल लिख सकते हैं, ये स्किल पहले सिर्फ आपके पास थी, बट अब एआई के पास होने की वजह से ये है कि अगर कोई न्यूबी भी है तो वो भी जो है वो आपसे अच्छा प्रपोजल लिख सकता है, एआई के थ्रू या एआई से लिखवा सकता है। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आपको जो है उसमें करती भी है। तो अगर आप दोनों चीजों को थोड़ा सा बैलेंस लेके चलेंगे तो वो चीज जो है वो आपको मतलब कि बेनिफिट देगी। अगर हम कंटेंट राइटिंग की फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो पहले जो है वो सारा ए टू जी कंटेंट जो है वो आप खुद लिखते थे, आप जो है वो उसमें आपको सारी चीजें जो है वो खुद लुक आफ्टर करनी पड़ती थी। तो अब एआई के आने से ये नहीं हुआ अब वर्क पे के जो है वो कंटेंट राइटिंग की जॉब्स एंड हो गई हैं, अब भी जॉब्स आती हैं। अब जॉब्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब पहले जॉब आती थी कि वी नीड कंटेंट राइटर टू राइट अ 1000 वर्ड्स ब्लॉग, पहले इस तरीके से। अब ये आती थी कि वी नीड अ कंटेंट राइटर टू राइट मल्टीपल ब्लॉग्स यूजिंग एआई। तो जॉब की नेचर चेंज हो गई है, बट जॉब्स अभी भी आती हैं। और आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में जो एक फाइनल टचिंग करनी होती है किसी भी फील्ड में, वेबसाइट डेवलपमेंट में भी है या कंटेंट में भी है या किसी भी चीज में भी है, वो आपको स्टिल अभी तक भी जो है वो मैनुअली ही चीजों को सेट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली आपको जो है लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन भी है। तो अगर आप इसको एक अच्छे बैलेंस वे में लेके चलेंगे तो वो जो है वो आपको एट द एंड फायदा ही देगा। ऑल राइट, हम आखिरी दो सवाल और करेंगे छोटे छोटे कि आपका चूंकि शोबा बिजनेस डेवलपमेंट है और आप बिड्स आप प्रपोजल्स भिजवाते हैं, तो आपका जो एक चीज को हम कहते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन, तो जैसे आप पहले जॉब को सर्च करते हैं, फिर प्रपोजल लिखते हैं, फिर उसको सबमिट करते हैं, तो क्या ये वाला काम आगे चल के एजेंटिक एआई भी कर सकती है, एजेंट्स भी कर सकते हैं? क्या अभी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? और आप किस हद तक अभी एजेंटिक एआई को या एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एजेंसी के अंदर, और फ्यूचर में आप इसको अपने लिए और दूसरों के लिए क्या सुजेस्ट करते हैं, कैसे देखते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन को शुरू से लेकर अंत तक? जी, देखिए उसमें काफ़ी हद तक जो है वो अब चीज़ें चेंज हो गई हैं और डेफ़िनेटली जो एआई है उसका काफ़ी सारे लोग भी कर रहे हैं और एजेंसीज़ भी यूज़ कर रही हैं। इवन के आप ये उसमें देख सकते हैं कि इस तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं कि अगर कोई भी जॉब आती है आपकी फील्ड से रेलिवेंट, अगर एसईओ से रेलिवेंट कोई फील्ड आई है तो मुझे जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब वो मैंने जॉब पे क्लिक किया है, अब उसके नीचे ही ऑप्शन आ रही होती है प्रपोजल राइटिंग की। मैंने बस उस पर क्लिक करना है, वो उस जॉब से रेलिवेंट प्रपोजल मेरे लिए खुद ही लिख भी देगा और मैंने सेंड करना है तो वो जो है वो सेंड भी हो जाएगा। इतनी ज्यादा जो है वो ऑटोमेशन जो है वो हो चुकी है एआई से रेलिवेंट, और इस तरीके के जो है वो टूल्स आ चुके हैं स्पेसिफिकली अपवर्क से रेलिवेंट। बट इसमें वही चीज है कि अगर आप जो है वो अपना ओवरऑल जो प्रोसेस देखेंगे तो स्टिल उसमें जो है वो मैनुअल जो वर्क है वो रिक्वायर्ड है। आप प्रपोजल्स तो सेंड कर सकते हैं एआई के थ्रू, बट उसमें जो क्लाइंट इंटरव्यू है वो वाली चीज स्टिल जो है वो आपको खुद ही करनी पड़ती है। उसमें एआई जो है वो अब आपकी जगह इंटरव्यू तो नहीं दे सकता। हाँ, बट ये चीज है कि अगर क्लाइंट आपसे मैसेजेस पे बात कर रहा है तो उसका डेफिनेटली जो आंसर है वो आप चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी वगैरह के थ्रू जो है वो लेके जो है वो कर सकते हैं। बट इस तरीके की ऐसा कभी ऐप कोई भी नहीं है कि जो कि जाए जॉब को देखे उसको थोड़ी प्रपोजल लिखे और सेंड कर दे। हाँ, कुछ स्टेप्स जो है वो आपको मैनुअली करने पड़ते हैं, बट इतना ज्यादा अभी उसमें एडवांसमेंट नहीं आई कि सारा कुछ ही एआई के थ्रू हो जाए। आमतौर पे आप वर्क में जो बड़ी एजेंसीज हैं वो ऐसे ही करती हैं कि आपका जो है वो इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन स्केड्यूल होता है, वीडियो इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो फर्दर ऑन आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाते हैं और फिर जो है वो ये सारी चीजें होती हैं। राइट, तो जॉब करने के बाद जो रिव्यूज मिलते हैं, क्या लाजमी है कि हर क्लाइंट लाजमी रिव्यू देता है, अच्छा या बुरा जो भी हो, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो रिव्यू नहीं भी देता? दूसरा ये कि अगर नेगेटिव रिव्यू आपकी प्रोफाइल पे आ जाए तो कहाँ पर जाके नेगेटिव रिव्यू आपके लिए दर्द सर बन जाता है, और किस हद तक नेगेटिव रिव्यूज मैनेजेबल है, कोई मसला नहीं होता? जी। आप ये कह सकते हैं कि अगर 10 जॉब्स पे अप्लाई किया आपने तो 6 to 7 जॉब्स पे जो है वो क्लाइंट आपको लाजमी तौर पे रिव्यू देगा। और अगर क्लाइंट रिव्यू नहीं भी दे रहा
तो आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो मेरे लिए जो है वो फीडबैक दे दें, बट इसमें आपने ये नहीं कहना कि आप मुझे 5 स्टार दें या पॉजिटिव फीडबैक ही दें। आप भी कह सकते हैं कि आप जो है वो मुझे फीडबैक दे दें, मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वो जो है वो क्लाइंट जो है वो आपको फीडबैक देगा। तो वो ये चीज़ अच्छा इम्पैक्ट करती है। आप क्लाइंट से जो है वो रिव्यू लें, और रिव्यूज जो है वो डायरेक्टली आपके जॉब सक्सेस पे जो है वो डिपेंड होते हैं। जो फर्दर ऑन आगे जॉब्स पे अप्लाई करने में, या जो आपको जो रैंक करता है, उन सारी चीज़ों में जो है वो मैटर करता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव रिव्यू ही आए। समटाइम्स क्लाइंट को आपका काम नहीं पसंद आता, तो उस केस में अगर आपको नेगेटिव रिव्यू आ गया, तो उसमें अगर तो आप ये देखें कि अगर आपकी जो जॉब है उसकी वर्थ कम है, फॉर एग्जांपल $5 है, $10 है, तो उसमें बेहतर चीज़ यही है कि आप जो है वो क्लाइंट को रिफंड कर दें। अगर आप क्लाइंट को रिफंड कर देंगे तो आपकी जॉब हिस्ट्री से वो जॉब भी गायब हो जाएगी, और जो वो रिव्यू क्लाइंट ने आपको दिया है वो भी गायब हो जाएगा। तो 5 या 10 डॉलर के पीछे जो है वो आपको अपनी प्रोफाइल को जो है वो गंदा नहीं करना चाहिए। वो एक 1 स्टार रिव्यू लिखा हुआ है, या समटाइम्स क्लाइंट पूरा पूरा पैराग्राफ लिख जाते हैं आपके अगेंस्ट। तो बेहतर उससे यही है कि आप जो है वो क्लाइंट को रिफंड कर दें, या अगर बड़े भी हैं, बड़ी अमाउंट भी है, तो आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं। आप क्लाइंट से ये कहें कि ठीक है, मैं जो है वो आपको जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो रिफंड कर देता हूँ। आप जो है वो अपने रिव्यू को जो है वो यहाँ से मतलब अब वर्क ने पॉलिसी कर दी है कि आप जो है वो रिव्यू को चेंज नहीं कर सकते। पहले ये होता था कि आप रिक्वेस्ट करते थे क्लाइंट से, तो वो जो है वो क्लाइंट उसको चेंज कर देता था। अब वो चीज़ नहीं है, बट उसको आप इस तरीके से सेटल कर सकते हैं कि आप जो है वो क्लाइंट को सारा रिफंड कर दें, और कुछ अमाउंट जो है वो क्लाइंट आपको ऐसा बोनस के तौर पे सेंड कर देगा। तो आपस में म्यूचुअली आप सेटलमेंट कर लें। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट सेटलमेंट नहीं करेगा, तो फिर जो है वो दो ही ऑप्शन है, या तो आप रिफंड कर दें अगर अमाउंट छोटी है और लेस देन $100 है, तो आप जो है वो अमाउंट को रिफंड करें। ऑल्टरनेटिवली ये है कि अगर आप टॉप रेटेड जो है वो बन जाते हैं, टॉप रेटेड प्लस, तो उसमें जो है वो आप अपवर्क से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस फीडबैक को रिमूव कर दें। तो अपवर्क क्या करता है कि वो फीडबैक को रिमूव कर देता है, और उसके नीचे उस फीडबैक को ऑल्टरनेट लिखा आ रहा होता है, दिस फीडबैक हैज बीन रिमूव्ड। तो वो एक नेगेटिव रिमार्क से ये लिखा होना बेहतर है, बट स्टिल ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट उससे ये बेहतर है। तो बट ये वाली ऑप्शन भी जो है वो आप 2 दफा ही वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जस्ट 6 मंथ्स में। और उसमें भी जो है वो जरूरी है कि आपने एक दफा करने के बाद जो है 10 अपनी जो जॉब्स हैं वो कंप्लीट आप कर लें, उसके बाद जो है वो आप ये रिक्वेस्ट करें। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से टैकल करना होता है, और पहली कोशिश यही करें कि क्लाइंट को जिस हद तक आप सेटिस्फाई कर सके तो वो आप करें। और अगर आपको लगता है कि क्लाइंट ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है काम से, तो आप रिक्वेस्ट ही ना करें, उसे कहीं ना रिव्यू देने का, बस आप कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दें अपने एंड से। क्योंकि अगर क्लाइंट अपने एंड से एंड करेगा तो उसको उसी टाइम ऑप्शन आ रही होती है कि आप जो है वो रिव्यू दें। तो आप अगर अपने एंड से कर देंगे तो वो एक ज़्यादा बेहतर चीज़ रहेगी। की अहम जो है वो बातचीत आपने की और बड़ा डिटेल में गाइड किया। तो पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप 2 मैसेजेस दें हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, यूथ है, आप चूँकि उसके स्पोक्स पर्सन और नुमाइंदे हैं एज़ अ कंट्री, एज़ अ सिटीज़न, कि एक तो कोई भी आप जनरल मैसेज दे सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, इंस्पिरेशनल मैसेज एक इंसान के तौर पे, लाइफ में जो भी आप समझते हैं। दूसरा ये कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक फियर होता है, फियर ऑफ स्टार्ट, कि इंसान के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, तजर्बा भी नहीं होता, तो उसको पहला स्टेप कैसे लेना चाहिए, जो मेंटल ब्लॉकेज जिसको आती है, उसको डर लगता है, उसको कैसे खत्म करें। और इसके साथ कोई और मैसेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज। ठीक। देखिए, एक मार्केटिंग के टर्म में एक चीज़ यूज़ होती है 80-20 रूल।
उसमें चीज़ यही है कि इंसान जो है वो हर वक्त इसी चीज़ में लगा रहता है कि मैं जब सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी तो मैं तब स्टार्ट लूँगा। परफेक्शन के जो चक्कर में जो है वो मोस्टली जो है वो हम स्टार्ट ही नहीं लेते। तो इन सारी चीज़ों को आप छोड़ें, आप जो है वो स्टार्ट लें अपना। थोड़ी सी इनिशियल आपने रिसर्च कर लिया, उसके बाद जो है वो आप अपना स्टार्ट लें। आप अपना तो जो भी आपने ऑफर पे अगर करना है, आप अपने प्रपोजल्स भेजना स्टार्ट करें। फाइवर पे जो है वो आप अपनी गिग्स बनाना स्टार्ट करें। एक दफ़ा आप स्टार्ट करेंगे, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही समझ भी आती जाएंगी। आपके लिए जो है वो चीज़ें जो है वो आसानियाँ उसमें जो है वो पैदा होती जाएंगी। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करती है, वो चीज़ ये है कंसिस्टेंसी। आप मतलब कंसिस्टेंट अगर आप रहते हैं, ये चीज़ आपकी जो है वो हार्ड वर्किंग से, आपकी इंटेलिजेंस से या आपकी जो बाकी सारी चीज़ें उनसे ज़्यादा मैटर करती है। आपने अगर ये सोचा है कि ठीक है मैंने डेली के 2 जॉब्स पे अप्लाई करना है, तो आप लाज़मी तौर पे डेली की जो भी होता है आप इतना सा टाइम निकाल के लाज़मी तौर पे 2 जॉब्स पे अप्लाई करें ही करें। आपने थ्रू आउट द मंथ कंसिस्टेंट रहना ही रहना है। इसकी बजाय आप सारी रात जाग रहे हैं, 2 रातें आपने जाग लिया, आपने फिर पूरा वीक काम नहीं किया, तो वो चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती। कंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा जो है वो हर फील्ड में जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और एक आखिरी लेसन जो है वो उसमें ये है कि आप कोई भी जो है वो आपको उसमें अर्निंग होती है, तो उसमें से जो है वो एक जो पोर्शन है वो लाजमी तौर पे जो है वो आप सदके के तौर पे जो है वो करें। ये चीज़ जो है वो इंशाल्लाह जो है वो आपके जो काम है उसमें डेफिनेटली जो है वो बरकत देगी।